स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए अच्छे से चल रही होगी। आई होप यू आर ऑल ऑन ट्रैक एंड ऑन शेड्यूल ऑल्सो। आप जानते हैं कि हमारी सक्सेस इन प्रीलिम्स की डिस्कशन चल रही है, जहां पे मैं आपके साथ जुड़ता हूं टू डिस्कस साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स फॉर द लास्ट 1 ईयर। पिछले कुछ डिस्कशंस में हम लोगों ने बात की थी बायोटेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स के बारे में, कुछ बायोटेक्नोलॉजी खबरें सुनी, कुछ बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई और कुछ डिजीज से जुड़ी हुई डिस्कशन हम लोगों ने की। राइट, बीमारियां, पैथोजन, वायरसेस, बैक्टीरिया, इनके बारे में हमारी डिस्कशन हो चुकी है। और आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च के बारे में। और यहाँ पे हमारा अप्रोच थोड़ा सा वेरिड रहेगा। ऑफ कोर्स हम लोग करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि स्पेस टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई कुछ बेसिक चीजें भी हम लोग समझे। तो मेरा अप्रोच यहाँ पे है कि इसरो की जो भी लॉन्च व्हीकल्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और उनके करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हमारे सारे मिशंस के बारे में जानेंगे, थोड़े से पुराने मिशंस जो चर्चा में हैं, नए मिशंस जो आने वाले हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और पहला डिस्कशन जो स्पेस का होगा वो इंडिया स्पेसिफिक होगा, इसरो के बारे में। और अगले डिस्कशन में हम लोग और भी ज्यादा स्पेस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, आप जानते हैं कि हम लोग स्पेस के अंदर सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं और इसरो ने काफी ज्यादा एक्सपर्टीज यहां पे ऑलरेडी बना ली है कि अलग अलग तरह के हम लोगों ने लॉन्च व्हीकल्स बनाए। तो इसको हम लोग थोड़ा सा जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं। होपफुली आपने इसके ऊपर तैयारी कर ली होगी। आप जानते हैं कि हमारी जो लॉन्च व्हीकल्स है वो इस तरह से इवॉल्व हुई है। SLV-3 ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV मार्क 3, मार्क 2 और मार्क 3। और आजकल हम लोग इवन SSLV के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसरो की कौन सी टेक्नोलॉजी से इसके ऊपर इसरो काम कर रहा है, साथ ही साथ कौन से लॉन्च व्हीकल्स है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और कुछ मिशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली चीज, जो लॉन्चर होता है यानी कि सैटेलाइट लॉन्चर होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। आप जानते हैं कि सैटेलाइट लॉन्चर्स में अलग अलग स्टेजेस होती हैं और सबसे टॉप पे होता है उसका पेलोड यानी कि इस चीज को मुझे अंतरिक्ष में पहुंचाना है अलग अलग ऑर्बिट्स में। वो शायद लो अर्थ ऑर्बिट हो सकता है, वो मिडिल ऑर्बिट हो सकता है, या फिर जियो ऑर्बिट यानी कि जियो सिंक्रोनस या फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वो हो सकता है। तो होगा क्या, पहला स्टेज बर्न ऑफ करेगा, एग्जॉस्ट की वजह से आपका स्पेसिफिक इंपल्स डेवलप होगा जिससे वो ऊपर जाएगा लॉन्चर। एक स्तर के बाद, एक हाइट के बाद पहला स्टेज डिटैच हो जाएगा, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, चौथा स्टेज, जो भी स्टेज होगा वो बर्न अप होता जाएगा। अल्टीमेटली जिस ऑर्बिट के पास जाना है उसके ट्रांसफर ऑर्बिट में जाके वो इवेंचुअली ऑर्बिट में हम लोग भेज देते हैं उस सैटेलाइट को। जैसे GSLV है हमारा, GSLV मार्क 3 जो है, वहां पे हम लोग 3 स्टेजेस इस्तेमाल करते हैं। पहले स्टेज में हम लोग एक सॉलिड स्टेज इंजन इस्तेमाल करते हैं, सॉलिड स्टेज यानी कि सॉलिड फ्यूल यहाँ पे बर्न होगा, थोड़ा हाइट पे जाएगा, S1 गिर जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड स्टेज है हमारा लिक्विड स्टेज। यहाँ पे इंडिजिनसली डेवलप्ड हम लोग हमारा विकास इंजन इस्तेमाल करते हैं। इसरो ने डेवलप किया है विकास इंजन, जिसके अंदर लिक्विड फ्यूल होता है, राइट, UDMH, जिसके अंदर लिक्विड फ्यूल होता है UDMH। और एक हाइट पे जाने के बाद वो भी डिटैच होगा और अल्टीमेटली हमारा थर्ड स्टेज यानी कि क्रायोजेनिक स्टेज रन होगा। क्रायोजेनिक स्टेज में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो फ्यूल है वो भी लिक्विड ही है, लेकिन ये जो लिक्विड फ्यूल है, ऑफ कोर्स यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल इस्तेमाल करते हैं बहुत ही लो टेम्परेचर पे, इसीलिए क्रायोजेनिक फ्यूल हम लोग कहते हैं। क्रायोजेनिक्स का क्या मतलब है, क्रायोजेनिक का मतलब है बहुत ही लो टेम्परेचर के ऊपर हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं। आप ये सभी चीजें जानते हैं क्रायोजेनिक्स। जैसे अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, मटेरियल साइंस इंजीनियर है, तो क्रायोजेनिक्स जानते ही होंगे। लो टेम्परेचर एनीलिंग, लो टेम्परेचर टेम्परिंग, है ना, ये सारी चीजें। तो बहुत ही लो टेम्परेचर पे हम लोग लेकर जाते हैं ऑक्सीजन भी, यानी कि ऑक्सीडाइजर और फ्यूल दोनों लो टेम्परेचर पे। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, सर क्रायोजेनिक स्टेज का फायदा क्या है। देखिए, क्रायोजेनिक स्टेज का फायदा है कि साइज छोटा बनेगा, फ्यूल का साइज, ऑक्सीडाइजर का साइज छोटा बनेगा। अगर फ्यूल का साइज छोटा है यानी कि वेट हम लोग कम कर रहे हैं अपने इंजन्स में, अपने थ्रस्टर्स में, तो हमारा पेलोड इवेंचुअली ज्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए हमारे GSLV का पेलोड कितना है, अगर आप देखो GSLV का पेलोड कितना लेकर जा सकता है। GSLV मार्क 3 में 4000 kg लेकर जा सकता है ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तक, और 10,000 kg लेकर जा सकता है ये लो अर्थ ऑर्बिट तक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब GSLV से पहले हमारा लॉन्च व्हीकल था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, अब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल
पीएसएलवी के धीरे धीरे से अलग अलग वेरिएंट्स बने और सबसे हाईएस्ट जो वेरिएंट है, सबसे बढ़िया जो वेरिएंट है वो पीएसएलवी एक्सएल है, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये 600 किलोमीटर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में 1523 केजी, इनफैक्ट अभी ये भी बढ़ चुका है 1750 केजी के आसपास, ये आपको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लेकर जा सकता है। तो आपको यही समझना है कि भैया कोई भी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जैसे हम लोग एसएलवी की बात करेंगे तो एसएलवी में होगा क्या, एसएलवी में होगा क्या कि आपकी स्टेजेस होंगी, अलग अलग स्टेजेस होंगी और अलग अलग स्टेजेस के बाद आप कितना केजी लेकर जाओगे, कितना किलोमीटर ऊपर, यही मुझे धीरे धीरे बढ़ाना है ना, इसको हम लोग कहते हैं पेलोड। तो ये जीएसएलवी में क्या है, 3 स्टेज है, सॉलिड स्टेज, लिक्विड स्टेज एंड योर क्रायोजेनिक स्टेज, जहां पे हम लोग 4000 केजी पेलोड भेज सकते हैं जियो ऑर्बिट में, या फिर हम लोग 10,000 केजी तक का पेलोड भेज सकते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग पीएसएलवी की बात करें, पीएसएलवी में टोटली 4 स्टेजेस होती है, S4, S3, S1, S2 एंड S1, राइट। तो ये सॉलिड स्टेज, ये लिक्विड स्टेज, ये सॉलिड स्टेज, फिर से लिक्विड स्टेज, और इसका जो पेलोड लेके जाने की कैपेबिलिटी है उसके ऊपर हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, पीएसएलवी में अगर मुझे लेकर जाना है अपने लो अर्थ ऑर्बिट में, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट, जो भी आप कह लो, वहां पे 1750 केजी लेकर जा सकता है 600 किलोमीटर तक। लेकिन अगर मुझे यही चीज भेजनी है और भी ऊपर, जियो ऑर्बिट पे 36,000 किलोमीटर ऊपर मुझे अगर भेजनी है, 36,000 किलोमीटर से भी थोड़ा सा कम हम लोग जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में भेजते हैं, तो जीटीओ ऑर्बिट में अगर इसको भेजना है तो अप्रोक्सीमेटली 1400 केजी ये भेज सकता है आपके जीटीओ ऑर्बिट तक, यानी कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक ये भेज सकता है। तो ये आपको नोट करना है, ठीक है। पीएसएलवी जीएसएल में कई बार अंतर भी पूछ लेते हैं, ये 3 स्टेज है, ये 4 स्टेज है। इसके अलावा यहाँ पे बूस्टर्स, जो बूस्टर्स होते हैं, देखिए ये जो बूस्टर था, इस पर्टिकुलर चीज में यहाँ पे बूस्टर जो है, जीएसएलवी में आपके 4 बूस्टर लगे होते हैं, लेकिन पीएसएलवी में 6 बूस्टर लगे हुए हैं, 6 बूस्टर्स लगे हुए हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक हो गया जीएसएलवी, एक हो गया पीएसएलवी। इसके अलावा हम लोग एक और चीज डेवलप कर रहे हैं जिसका नाम है एसएसएलवी। इनफैक्ट मैं कहूंगा ये डेवलप हो भी चुका है लार्जली। इनफैक्ट इसका पहला जो लॉन्च था वो फेलियर हुआ, लेकिन दूसरा लॉन्च सक्सेसफुल हुआ। ये करंट अफेयर्स का ही भाग है, राइट। एसएसएलवी, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब ये इसरो का एक अलग आर्म बना हुआ है, इसरो का एक प्राइवेट आर्म बना हुआ है जिसका नाम है NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो इन्होंने डेवलप किया है SSLV। आपको ध्यान रखना है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब समझ लो प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च करना है, समझ लो कल को किसी प्राइवेट कंपनी को सैटेलाइट लॉन्च करवाना है, तो NSIL को दे देंगे अपना टेंडर, बेसिकली टेंडर नहीं ऑर्डर, तो NSIL इसको लॉन्च करा देगा। कैसे लॉन्च करेगा? थ्रू SSLV। अब SSLV है क्या? अगेन एक लॉन्च व्हीकल है जहां पे 3 स्टेजेस है, तीनों के तीनों सॉलिड फ्यूल पे चलते हैं, ये आपको नोट करना है। लेकिन इसकी कैपेबिलिटी कितनी है? क्योंकि ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसका मतलब छोटा छोटा पेलोड, यानी कि कम केजी लेकर जाएगा, कम किलोमीटर्स, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसकी कैपेबिलिटी कितनी है? एसएसएलवी की कैपेबिलिटी 500 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में लेकर जा सकता है। अगर लो अर्थ ऑर्बिट है 500 केजी, अगर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है तो 300 केजी के आसपास ये आपको जो सैटेलाइट्स होंगे उन्हें लेकर जा सकता है ऑन डिमांड, यानी कि एकदम चीप एंड बेस्ट ऑन डिमांड हम लोग सैटेलाइट्स भेज सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स में है, ये पहला एसएसएलवी फेलियर हुआ था, लेकिन हमारा दूसरा एसएसएलवी एक ग्रैंड सक्सेस हुआ है। दूसरा जो मिशन एसएसएलवी का लॉन्च हुआ था, जहां पे हम लोगों ने 3 छोटे छोटे सैटेलाइट्स को भेजा था, उसमें एक नैनो सैटेलाइट भी था, वो काफी सक्सेसफुल रहा है। तो एक है जीएसएलवी, एक है पीएसएलवी, एक है एसएसएलवी। इसके अलावा हम लोग साउंडिंग रॉकेट्स भी भेजते हैं। साउंडिंग रॉकेट्स, ये आपको ध्यान रखना है, साउंडिंग रॉकेट्स सिंगल स्टेज या फिर डबल स्टेज होते हैं, आपको नोट करना है, 1 स्टेज या 2 स्टेजेस, और केवल अपर एटमॉस्फेरिक स्टडी के लिए हम लोग यहाँ पे ऊपर में स्पेस रिसर्च के लिए, अपर एटमॉस्फेरिक स्टडी के लिए हम लोग भेजते हैं। इसके भी अलग अलग वेरिएंट्स डेवलप हो चुके हैं, RH200, RH300, RH560, जहां पे धीरे धीरे ऑल्टीट्यूड उसका बढ़ रहा है, लेकिन पेलोड कैपेबिलिटी काफी कम होती है। अगर आप पेलोड देखोगे इसको 10 केजी
60 केजी और 100 केजी। अब इसके ऊपर हम लोग भेजेंगे क्या, बेसिकली जो भी हमारी वेदर की फिनोमेना अगर हमें स्टडी करनी है, एटमॉस्फेयर की स्टडी करनी है, तो ये हम लोग लॉन्च करते हैं। और आपको ध्यान रखना है एक और चीज, जब भी मैं GSLV, PSLV, SSLV लॉन्च करूंगा, मैं कहां से लॉन्च करता हूं, वी डू नो दैट। ये चीजें हम लोग कहां से लॉन्च करते हैं, ये हम लोग लॉन्च करते हैं शार से, है ना। सतीश धवन स्पेस सेंटर या फिर सतीश धवन लॉन्चिंग स्टेशन है हमारा, ये कहां पे आता है, ये आता है आपका श्रीहरिकोटा में, राइट, यू डोंट नो दिस, श्रीहरिकोटा में, करेक्ट। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, नेल्लोर के पास आता है, तमिलनाडु में नहीं है, चेन्नई से भी पास में है लेकिन तमिलनाडु में नहीं है, दिस कम्स इन आंध्र प्रदेश नियर नेल्लोर, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, जब भी हम लोग साउंडिंग रॉकेट लॉन्च करते हैं, इनफैक्ट हाल ही में हम लोगों ने हमारा 200 सक्सेसफुल साउंडिंग रॉकेट RH200 रोहिणी RH200 को लॉन्च किया था। अब ये RH200 या फिर रोहिणी साउंडिंग रॉकेट हम लोग रिसर्च जो रॉकेट्स होते हैं अपर एटमॉस्फेयर में स्टडी करने के लिए कुछ कुछ इक्विपमेंट हम लोग भेजते हैं, तो ये कहां से करते हैं, दिस वी डू इट फ्रॉम टर्ल्स क्या है, तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ध्यान रखना है। तो हम लोग जो सैटेलाइट लॉन्चर से वो शार से भेजते हैं, और आपकी जो साउंडिंग रॉकेट्स होती है वो हम लोग भेजते हैं टर्ल्स से। टर्ल्स कम्स इन तुम्बा। तुम्बा कहाँ पे, तुम्बा एक गांव है केरला में, राइट, सदर्न पॉइंट है तुम्बा, राइट। अब GSLV, PSLV, SSLV और साउंडिंग रॉकेट्स के अलावा हम लोग और भी कुछ चीजें रिसर्च कर रहे हैं। 2 इंपॉर्टेंट चीजों पे काम कर रहा है इसरो, एक है RLV-TD। अब RLV-TD में क्या होता है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, ठीक है, और इसके ऊपर काफी एडवांस स्टेजेस में काम कर रहा है इसरो। इसका मतलब क्या है, इसको बस समझते हैं, इसका मीनिंग क्या है। जब भी हम लोग कोई भी रॉकेट लॉन्च करते हैं, तो रॉकेट लॉन्च करते हैं, स्टेज 1 चला गया, वेस्ट हो गया, रीयूज नहीं कर सकते, स्टेज 2 चला गया, स्टेज 3 चला गया, और आपका सैटेलाइट चला गया, तो कोई भी चीज हम लोग वापस इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि करोड़ों रुपए आप खर्चा करोगे और एक सैटेलाइट भेजोगे, जब अगला सैटेलाइट भेजना है, सारी की सारी चीजें फिर से बनानी है। इसको अवॉइड करने के लिए इसरो RLV-TD टेस्ट कर रहा है। अभी RLV-TD में करेंगे क्या, केवल एक स्टेज, सिंगल स्टेज का एक बूस्टर रॉकेट रहेगा, और उस बूस्टर रॉकेट के ऊपर हम लोग एक फ्लाइट भेजेंगे, और पहले बूस्टर रॉकेट फायर होगा, हाइट पर लेकर जाएगा, उसके बाद बूस्टर रॉकेट डिटैच हो जाएगा, और ये जो फ्लाइट जो भी पेलोड रहेगा उस पेलोड को लेकर जाएगी, और आपको जहां पे इसको लॉन्च करना है लॉन्च कर देगी, और फिर हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का मतलब है, ये जो रॉकेट था, इस चीज को भी मैं वापस कलेक्ट कर लूंगा, इसको भी रीयूज कर लूंगा, रिफिल करके रीयूज करूंगा, साथ ही साथ फ्लाइट को भी मैं रीयूज कर सकता हूं। यानी कि कंप्लीटली रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल हम लोग बनाने की मुहिम में लगे हुए, और इसकी अभी फिलहाल टेस्टिंग चल रही है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके अलावा इसरो का एक और टेस्ट भी चल रहा है, जिसको हम लोग स्क्रैमजेट कहते हैं, स्क्रैमजेट। देखिए, आपने देखा होगा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की हाइट कितनी होगी, एटमॉस्फेयर की हाइट जैसे हम लोग कार्बन लाइन कहते हैं, कितना, 100 किलोमीटर, उसके बाद स्पेस हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली आपको ऑक्सीजन कहां तक मिलता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, यानी कि एयर के मॉलिक्यूल्स, यानी एयर बेसिकली, नॉट एयर मॉलिक्यूल्स बट एयर कहां तक मिलेगी, मैं कहूंगा अंदाजन 80 किलोमीटर तक आपको एयर की प्रेजेंस मिलेगी, यानी कि 80 किलोमीटर तक आपको कहीं ना कहीं ऑक्सीजन मिलेगा। तो इस हाइट तक अगर मैं एक ऐसा इंजन बना लूंगा जहां पे इसी हवा को मैं इस्तेमाल करूं, यानी कि एयर जो अवेलेबल है उस एयर को इस्तेमाल करूं, उस एयर को कॉन्सेंट्रेट करा दूं, और अगर इससे मैं इग्निशन करा दूं, यानी कि इससे कोई चीज बर्न हो जाए, तो कितना फायदा होगा कि 80 किलोमीटर तक मुझे किसी ऑक्सीडाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी ऑक्सीडाइजर का वेट होगा वो मेरे लिए फायदेमंद बनेगा, है ना। और यही चीज हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं स्क्रैमजेट इंजन में। अब स्क्रैमजेट इंजन में होता क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर जो होगी उस एयर को सक इन करेगा, और उसमें से बेसिकली नोजल मॉडल से उसको कॉन्सेंट्रेट करेगा, और बर्न करा के एग्जॉस्ट उससे डेवलप करने की कोशिश करेंगे, ताकि फ्लाइट आराम से चले, है ना। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो इसरो डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। इसके ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, बट बस आपको समझना है कि प्रपल्शन इंटीग्रेट कर रहे हैं, बेसिकली एयर प्रपल्शन सिस्टम में हवा ही ले रहा है, स्पेशल ऑक्सीडाइजर यहां पे नहीं है, ठीक है। ये भी इसरो अभी धीरे धीरे डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। तो ये थी हमारी बेसिक जो भी टेक्नोलॉजी इसरो टेस्ट कर रहा है उसके बारे में।
अब चलते हैं कुछ मिशंस के बारे में, लेकिन वहां पे जाने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है, आपको ध्यान रखना है, स्टडी IQ का EO प्लस APFC का बैच शुरू हो रहा है। इसकी बैच की स्टार्टिंग हो रही है 20 मार्च 2023 से, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, EO और APFC की जो रिक्रूटमेंट हो रही है उसका बैच 2 इज स्टार्टिंग, राइट। तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, केवल इस प्राइस में है। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम डिजाइन किया गया है ऑन दी सिलेबस मॉडल फॉर EO एंड APFC। यहाँ पे अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट है इस पर्टिकुलर कोर्स पे। जल्द से जल्द ज्वाइन करें इस कोर्स को ताकि यू प्रिपेयर फॉर अ बैकअप एज वेल, ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडिया के कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में। अब तक मैं क्या समझा, अब तक मैं समझा कि मैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल करके सैटेलाइट को लॉन्च करूंगा। अब इस सैटेलाइट को लॉन्च करके मैंने अलग अलग मिशंस रन किए हैं। एक बहुत ही प्रोमिनेंट हमारा मिशन है जो ऑलरेडी मैं कहूँगा कंप्लीट हो चुका है, या फिर इसके ऑलरेडी हम लोग फायदे उठा रहे हैं, वो है हमारा IRNSS नाविक। IRNSS क्या है, आपने जरूर सुना होगा, GPS है ना, GPS सुना होगा। GPS यूनाइटेड स्टेट्स का है, जहां पे मैं जा रहा हूं जल्दी से मेरी लोकेशन कंटिन्यूसली बताता रहेगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है ना। अब उसी तरह का GPS सिस्टम हमारा खुद का हम लोग बना रहे हैं, इट इज थ्रू IRNSS। ऑलरेडी बना लिया हम लोगों ने, जिसका नाम दिया है हम लोगों ने नाविक। इनफैक्ट यहां पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग हमारे टेरिटरी के ऊपर, भारत के टेरिटरी के ऊपर 7 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, 7 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, ठीक है। और 7 सैटेलाइट लॉन्च करके हम लोग नेविगेशन, अपनी खुद की नेविगेशन, अपनी खुद की GPS डेवलप करेंगे। तो हम लोगों ने धीरे धीरे 7 सैटेलाइट्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं। आपको ध्यान रखना है, जो सैटेलाइट्स हैं, 3 सैटेलाइट्स जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, 4 सैटेलाइट्स जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है, ठीक है, आपको ये नोट करना है। और जो बहुत सारे IRNSS के जो सैटेलाइट्स है वो हम लोगों ने PSLV पे लॉन्च किए हैं। इसीलिए एस्पिरेंट्स के दिमाग में एक कंफ्यूजन होता है कि पोलर नाम है तो मैं पोलर नाम के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट या फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट भेज ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया कि पेलोड कम हो जाएगा, 1400 kg के आसपास हम लोग भेज सकते हैं इन द जियो ऑर्बिट ऑल्सो थ्रू PSLV। इनफैक्ट जो भी हमारे पहले, अरे GSLV तो पिछले 10 सालों से धीरे धीरे डेवलप हुआ है। उससे पहले क्या था, जो भी हमारे पहले मिशंस थे, जैसे चंद्रयान मिशन हो गया, आपका जो मंगलयान का मिशन था, है ना, ये सारे कैसे रन हुए, ये सारे PSLV से तो लॉन्च किए हुए थे। तो ये आपको समझ रहे हैं, नो कंफ्यूजन इज नीडेड। तो हम लोगों ने अचीव कर लिया है, 7 सैटेलाइट है हमारे, 7 सैटेलाइट, जिससे कि हम लोग, इंडिया की टेरिटरी तो है ही, आपको ध्यान रखना है, इंडिया की टेरिटरी तो है ही, इसके ऊपर तो हम लोग अपना जो डेटा है, नेविगेशन की डेटा है, तो करेंगे, लेकिन टोटल इंडिया के बाहर भी रेडियस 1500 किलोमीटर बाहर हम लोग, यहाँ पे भी हम लोग जरूर यहाँ पे भी हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। तो वी कैन इवन हेल्प आवर नेबर्स, तो हम लोग जो पड़ोसी देश हैं उन्हें भी शायद मदद कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है, IRNSS में अभी फिलहाल हम लोगों ने 2018 में एक 8th सैटेलाइट भी लॉन्च किया हुआ है, IRNSS 1L, क्योंकि जो पहला सैटेलाइट था IRNSS 1A, उसकी क्लॉक के साथ कुछ गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना है, इंडिया एक एलीट ग्रुप में घुस चुका है, एक एलीट ग्रुप में घुस चुका है। पहले US का GPS था, GPS 24 सैटेलाइट्स का, 24 से भी ज्यादा सैटेलाइट हो चुके हैं अभी, उसका एक सेटअप है, पूरे विश्व को ये कवर करता है। रशिया का खुद का ग्लोनास है, चाइना का बेडू है, और इंडिया ने अपना खुद का IRNSS, या फिर इसको नाम हम लोगों ने दे दिया नाविक। तो नाविक अभी ऑपरेशनल हो चुका है। इसके अलावा EU का गैलीलियो और जापान का क्वाजा जेनिथ भी रन हो रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो IRNSS 1। इसके अलावा हमारा एक और जो प्रोजेक्ट है, मिशन है, वो सक्सेस हो चुका है, वो है गगन GPS एडेड जियो ऑगमेंटेशन। आपको ध्यान रखना है, प्लीज रिमेंबर, अगर गगन से जुड़ा हुआ सवाल आए तो मैं आपको कंफ्यूज कराने के लिए एक स्टेटमेंट दे सकता हूं। इन गगन आई एम यूजिंग इंडियाज ओन नाविक और IRNSS सैटेलाइट डेटा। ध्यान रखना है, इट इज नॉट नाविक, इट इज एक्चुअली GPS एडेड। नाम से ही पता चला ना GPS। अब GPS क्या है, GPS भैया US का सिस्टम है, 24 सैटेलाइट्स का नेटवर्क है जो मुझे इमीडिएट लोकेशन बता देगा, ठीक है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यूनाइटेड स्टेट्स ओन्ड है ये, तो इमीडिएटली पोजिशनिंग, नेविगेशन, टाइमिंग, इन सभी के ऊपर मदद कर देगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसरो
और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिलकर हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया है जहां पे जीपीएस की मदद लेकर हम लोग कंटिन्यूअसली एकदम एक्यूरेट और एकदम प्रॉपर एयरक्राफ्ट का डेटा, जीपीएस डेटा हम लोग लेंगे ताकि फ्लाइट की जो भी चीजें रहेंगी, फ्लाइट से जुड़ी हुई जो भी नेविगेशन की चीजें रहेंगी, उसमें हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको ध्यान रखना है, गगन केवल हम लोग ही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, गगन की जो आइडिया है, गगन की जो टेक्नोलॉजी है, हम लोग पड़ोसी कंट्रीज को भी दे चुके हैं, कुछ कुछ पड़ोसियों को भी हम लोग दे चुके हैं, आपको नोट करना है, ठीक है। तो गगन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, गगन इज जीपीएस एडेड, नॉट नाविक एडेड। इनफैक्ट आज भी हमारे मोबाइल्स में भी ना जीपीएस एडेड ही है, नाविक अभी तक आया नहीं है। तो शायद आगे चल के एक विकल्प जरूर आ सकता है कि भैया नाविक भी यूज कर लो, है ना, इस तरह की चीज। तो एक हो गया आईआरएनएसएस, एक हो गया गगन। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, हमारा मंगलयान मिशन, ये हम लोगों ने लॉन्च किया था 2014 में। 2014 में हम लोगों ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। इनफैक्ट हम लोग चौथी कंट्री बने थे, आपको ध्यान रखना है। मंगल के लिए मिशन जो हम लोगों ने भेजा था, वी बिकेम 4th कंट्री, ठीक है। सोवियत स्पेस प्रोग्राम, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बाद हम लोग 4th कंट्री बने जिन्होंने मंगल ग्रह के लिए एक मिशन भेजा। लेकिन भारत पहला ऐसा नेशन है, पहला ऐसा देश है जो पहली ही अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोगों ने सक्सेस पा ली थी मंगलयान मिशन में। अब मंगलयान मिशन में हम लोगों ने क्या भेजा था, एक ऑर्बिटर भेजा था, इसको हम लोगों ने पीएसएलवी भेजा था, पीएसएलवी भेजा था। और इसके साथ मंगल ग्रह की स्टडी करने के लिए हम लोगों ने अलग अलग इक्विपमेंट भेजे थे। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी फिलहाल हमारे लिए, क्यों? क्योंकि मंगलयान जो है या फिर ऑर्बिटर जो है, मंगल ग्रह का जो चक्कर काट रहा था, वो अभी नॉन रिकवरेबल है, उससे हमारा जो संपर्क है ना टूट चुका है, ठीक है। बट नॉनदलेस आपको कुछ कुछ चीजें ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमारी कुछ फ्यूचर मिशंस भी आ रही है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए फ्रॉम यूपीएससी सिविल सर्विसेज पर्सपेक्टिव। हमारे कुछ मिशंस आ रहे हैं, गगनयान, आदित्य, चंद्रयान, निसार, राइट, शुक्रयान। इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहले गगनयान, ठीक है। अब ये गगनयान मिशन है क्या? चलिए मैं आपको गगनयान के बारे में कुछ चीजें बता देता हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। गगनयान इंडिया का पहला मिशन है जहां पे हम लोगों को भेज रहे हैं। इट इज गोइंग टू बी अ मैन्ड मिशन। और गगनयान के लिए हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं जीएसएलवी मार्क 3। जीएसएलवी मार्क 3 में मैंने आपको बताया था 3 स्टेजेस होंगे, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज सॉलिड स्टेज रहेगा, ठीक है। सेकेंड स्टेज लिक्विड स्टेज रहेगा, थर्ड स्टेज क्रायोजेनिक लिक्विड स्टेज रहेगा। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब करेंगे क्या हम लोग, 10,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है जहां पे हम लोग तीन लोगों को 2 मेन एंड 1 वुमेन, इन्हें हम लोग भेजने वाले हैं लो अर्थ ऑर्बिट में। इन्हें हम लोग भेजेंगे जहां पे ये 5 से 7 दिन ऑर्बिट में रहेंगे और धरती का चक्कर काटेंगे। और उसके बाद सेफली इन्हें हमें धरती पे भी लाना है, यानी कि हमें इन्हें भेजना है ऊपर स्पेस में, आउटर स्पेस में, लो अर्थ ऑर्बिट में, और वापस भी ले आना है। ये हमारा मैंडेट है बेसिकली, ठीक है। तो यहां पे होगा क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया, जीएसएलवी मार्क 3 लिफ्ट ऑफ करेगा। जैसे हम लोग एक सैटेलाइट को छोड़ते हैं एक ऑर्बिट में, वैसे ही इस बार सैटेलाइट के बदले हम लोग एक पूरा का पूरा मॉड्यूल भेजेंगे, ऑर्बिटल मॉड्यूल हम लोग भेजेंगे एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में। और इस मॉड्यूल के अंदर होंगे 3 लोग, और ये मॉड्यूल 5 से 7 दिन स्पेस का चक्कर काटेगा लो अर्थ ऑर्बिट में। 5-7 दिनों के बाद ये वापस अर्थ में एंटर करेंगे, और अर्थ में तो एंटर करेंगे तो बहुत तेजी से, गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत तेज है, तो ये पैराशूट ओपन करके स्प्लैश डाउन करेंगे ऑफ द कोस्ट ऑफ गुजरात। ये प्लान ऑफ एक्शन है। तो इस साल के एंड में या फिर अगले साल हम लोग गगनयान मिशन जरूर देख सकते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो गगनयान मिशन के कई सारे फायदे हैं। गगनयान मिशन से भी हम लोग कुछ एलीट देशों में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। और अभी फिलहाल अगर आपको ध्यान देना है, गगनयान कहां पे पहुंचा है, गगनयान में पहला जो स्टेज है सॉलिड स्टेज, उसकी टेस्टिंग हम लोग कर चुके हैं। दूसरे स्टेज की टेस्टिंग अभी बाकी है, तीसरे स्टेज की टेस्टिंग भी बाकी है। तो जैसे ये हो जाएगी कंप्लीट, वी विल मूव अहेड। तो पहला स्टेज इट इज ऑलरेडी टेस्टेड, तो लेट अस वेट एंड वॉच, देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है, राइट। इसके अलावा हमारा एक और मिशन है चंद्रयान 3।
अब देखिए चांद पे कुछ कुछ मिशंस जा रहे हैं। इनफैक्ट हमारे अगले डिस्कशन में हम लोग बात करेंगे आर्टेमिस के बारे में, हम लोग चैंगी के बारे में बात करेंगे, लूना 25 के बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल भारत के चंद्रयान के बारे में बात जरूर करना पड़ेगा। तो इस साल के अंत तक शायद हम लोग चंद्रयान 3 को लॉन्च कर लें। नाम से ही पता चल रहा है चंद्रयान क्या है। चंद्रयान है मून के लिए मिशन, चांद के लिए मिशन है। अब क्योंकि ये मिशन 3 है, इसका मतलब क्या है, पहले हम लोग 2 और मिशन कर चुके हैं। अब पहले 2 मिशन में हुआ क्या था, देखिए चंद्रयान 1 हम लोगों ने भेजा था 2008 में, ठीक है, चंद्रयान 1 हम लोगों ने भेजा था 2008 में, चंद्रयान 2 हम लोगों ने भेजा था 2019 में, ठीक है। तो हुआ क्या था, आपको ध्यान रखना है, चंद्रयान 1 2008 में हम लोगों ने भेजा था, इसको हम लोगों ने भेजा था PSLV पे ऑफ कोर्स। और अगर चंद्रयान 2 की बात करें, चंद्रयान 2 हम लोगों ने कोशिश की थी GSLV Mark 3 के ऊपर 2019 में, इसको नोट करना है। चंद्रयान 2 हम लोगों ने भेजा था 2019 में, और ये हम लोगों ने भेजा था GSLV Mark 3 पे। अब हुआ क्या, चंद्रयान 1 में हम लोगों ने केवल एक ऑर्बिटर भेजा था। ऑर्बिटर का मतलब है जो चांद की परिक्रमा लगाएगा, और जो हमारा ऑर्बिटर था उसने चांद की परिक्रमा लगाई ऑलमोस्ट 300 दिनों के लिए, 312 दिनों के लिए। उसके बाद अगेन उसका मैंडेट खत्म हो गया। तो काफी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था 2008 में। कई सारी इमेजेस भेजी मून की, कई सारी इमेजेस भेजी। मून पे पानी है ये भी हमें बताया है ना, राइट। लेकिन चंद्रयान 2 में क्या हुआ, इस बार हम लोग थोड़ा एम्बिशियस बने, और चंद्रयान 2 में हम लोगों ने भेजा एक ऑर्बिटर, यानी कि चांद की परिक्रमा एक लगाएगा। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने भेजा एक लैंडर, यानी कि इस बार हम कोशिश कर रहे थे कि चांद के ऊपर लैंड करे। एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट भेजेंगे, लैंडर चांद के ऊपर लैंड करेगा, और जैसे ये लैंड करेगा उसके बाहर निकलेगा हमारा रोवर, ठीक है। लेकिन 2019 में क्या हुआ, GSLV Mark 3 पे ये तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रहा और ये सक्सेसफुल नहीं रहा, ये फेलियर हुए थे। तो 2019 का जो मिशन था वो पार्शियल सक्सेस था, लैंडर और रोवर। लैंडर इनफैक्ट क्रैश कर गया, तो रोवर तो ओपन होगा ही नहीं। तो इस बार हम लोग चंद्रयान 3 में क्या कर रहे हैं, हम लोग फिर से चंद्रयान 3 में जो 2019 में कर नहीं पाए, जो लैंड नहीं कर पाए, उसको हम लोग वापस अचीव करना चाहते हैं, और उसी जगह पे करना चाहते हैं जहां पे पिछली बार हुआ था ना, साउथ पोल में। जो मून का साउथ पोल है, मून का साउथ पोल है, मून के साउथ पोल पे सनलाइट नहीं लगती है, देयर इज नो सनलाइट। क्योंकि सनलाइट नहीं लगेगी, इसका मतलब क्या है, बहुत ही प्योर प्रिस्टीन एनवायरनमेंट है, प्योर प्रिस्टीन एरिया है मून का। तो वहां पे हम लोग लैंड कराएंगे इस बार। लैंड कराने के बाद रोवर भी निकलेगा। उसके बाद अगर सब कुछ सक्सेसफुल रहा तो हम लोग जो चांद की जमीन है, यानी कि चांद के ऊपर जो रेगोलिथ है, चांद के ऊपर जो चीजें हैं, उनकी हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो देखते हैं ये भी, जब इस ईयर एंड में या फिर 2024 की शुरुआत में, इस ईयर एंड में जब भी कंप्लीट होगा, तो हम लोग जरूर इसको फॉलो अप करते रहेंगे, ठीक है। चंद्रयान 3, तो गगनयान और चंद्रयान 3, इसके अलावा हमारा एक और प्रोजेक्ट है आदित्य L1, आदित्य L1 प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये आदित्य L1 प्रोजेक्ट क्या है, देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आदित्य इसका मतलब क्या है, सन के लिए, यानी कि सन सूरज की स्टडी के लिए हम लोग एक पर्टिकुलर मिशन भेज रहे हैं। यानी कि आदित्य एक इक्विपमेंट भेजेंगे सन की स्टडी के लिए। क्या स्टडी करनी है, सन के कोरोना को स्टडी करना है, सन के क्रोमोस्फीयर को स्टडी करना है, सन के फोटोस्फीयर को स्टडी करना है, यानी कि सूरज की स्टडी करने के लिए हम लोग भेज रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग भेज रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिसको हम लोग कहते हैं L1। अब ये L1 क्या है, इसको हम लोग कहते हैं लेग्रांज पॉइंट, लेग्रांज पॉइंट, ठीक है, लेग्रांज पॉइंट। अभी लेग्रांज पॉइंट है क्या, देखिए सूरज की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, धरती की भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, दोनों की भी ग्रेविटी है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही है। तो दोनों की ग्रेविटी की वजह से कुछ ऐसे पॉइंट बनते हैं जहां पे बैलेंस आउट कर जाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं लेग्रांज पॉइंट। जैसे कि L3 पॉइंट, L1 पॉइंट, L2 पॉइंट, ये सन और अर्थ के एक ही एक्सिस पे मिलेंगे। दो और पॉइंट है L4 और L5 पॉइंट्स, ठीक है। तो टोटली 5 लेग्रांज पॉइंट्स हैं, जिसमें से सबसे यूजफुल एक्चुअली हमारे लिए हो जाएंगे L2 और L1 पॉइंट्स। L3 तो आई वुड से रादर यूजलेस, क्योंकि फार साइड ऑफ सन होगा, तो ये रादर यूजलेस हो जाएगा हमारे लिए।
तो L2 जो जो पॉइंट है, L2 के ऊपर नासा ने ऑलरेडी वहां पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स भेजे, जैसे हम लोग बात कर सकते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप की, राइट, जेम्स वेब टेलीस्कोप L2, दूसरे भी इक्विपमेंट्स L2 पे जा चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी L1 पे भेजने वाले हैं आदित्य। अब इस पॉइंट का फायदा क्या है? लैग्रैंज पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे ऑब्जेक्ट जो हम लोग भेजेंगे इट टेंड्स टू स्टे पुट, यानी कि इसको परिक्रमा लगाने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा है कि केवल एक पॉइंट पे चला जाएगा। तो हम लोग इस पॉइंट पे क्या भेजेंगे? सैटेलाइट थोड़ी भेजेंगे, कुछ इक्विपमेंट भेज देंगे ना, सम इक्विपमेंट विच कैन कंटिन्यूसली मॉनिटर द स्पेस, यानी कि स्पेस की स्टडी करने के लिए, एस्ट्रोनॉमी के लिए, सन की स्टडी करने के लिए, सेलेस्टियल बॉडीज की स्टडी करने के लिए, इसीलिए टेलीस्कोप हो गया, हाई एंड टेलीस्कोप्स, हाई एंड कैमरास, इस तरह की चीजें हम लोग भेज सकते हैं लैग्रैंज पॉइंट पे। और हम लोग भेज रहे हैं आदित्य L1, जहां पे हम लोग सन की जो स्टडी होगी, सन के कोरोना की, क्रोमोस्फीयर की, फोटोस्फीयर की, इसकी स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, इसकी हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू निसार। निसार, अब आपको ध्यान रखना है, निसार सबसे पहले दो इंस्टीट्यूशन का एक जॉइंट वेंचर है। यहां पे इन्वॉल्व है नासा और यहां पे इन्वॉल्व है इसरो। नासा और इसरो दोनों इन्वॉल्व है। अब नासा और इसरो का जो प्रोजेक्ट है, यहां पे ये लोग एक हाई एंड सिंथेटिक अपर्चर रेडार भेजने वाले हैं। अब इस रेडार का काम क्या होगा? कंटिन्यूअसली अर्थ को मॉनिटर करता रहेगा, अर्थ को मॉनिटर करता रहेगा, यानी कि धरती के ऊपर जो भी प्रोसेसेस होंगे, जो भी एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस, जो भी अर्थ से जुड़े हुए प्रोसेसेस, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, इकोसिस्टम स्टडी, हजार्ड एनालिसिस, ये सारी चीजें करेगा निसार। और आपको ध्यान रखना है, निसार अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। कुछ ही दिनों पहले खबर ये आई कि इसरो ने जो निसार डेवलप किया है, देखिए इसरो इसको डेवलप कर रहा है और हम लोग इसको लॉन्च करने वाले हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर से। ऑल्दो स्टेटेड जो डेट थी वो 2021 की डेट थी, बट कोविड-19 की वजह से बहुत सारी चीजें डिले हुई, तो अभी इस ईयर एंड में या फिर जनवरी 2024 तक हम इसको जल्दी से लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। निसार, तो ध्यान रखना है, निसार, नासा, इसरो, सिंथेटिक अपर्चर रेडार, अभी तक का सबसे कॉस्टलीस्ट ये कहा जाता है ये रेडार है। ऑलमोस्ट इसके ऊपर 1.5 बिलियन डॉलर्स स्पेंड हो रहे हैं, ठीक है, राइट, ठीक है। निसार के अलावा एक और हमारा फ्यूचर प्लान है शुक्रयान का। शुक्रयान 1 हम लोग भेजने की प्लान कर रहे हैं, शुक्रयान 1। अब आपको ध्यान रखना है, शुक्रयान यानी कि वीनस की स्टडी के लिए, तो बस नोट कीजिएगा, शुक्रयान वीनस की स्टडी के लिए जो 4 साल तक वीनस की स्टडी करेगा, राइट, वीनस के एटमॉस्फेयर को, वीनस के अपर एटमॉस्फेयर को, वीनस के आयनोस्फीयर को स्टडी करता रहेगा, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले हो चुका है। अगर हम लोग टेंटेटिव डेट्स की बात करें, निसार की एक्सपेक्टेड डेट है जनवरी 2024, गगनयान समवेयर 2024 में होने वाला है, शुक्रयान 2024 दिसंबर बताया गया था, बट अभी इसको धीरे से थोड़ा सा डिले किया गया है। खबरें ये आ रही हैं कि इसरो इसको थोड़ा सा बैकलॉग पर डाल रहा है, अप्रोक्सीमेटली 2031 को ये डेट जा सकती है। इसके अलावा हमारा मंगलयान 2, मंगलयान 1 तो भी जा चुका है, कनेक्ट हमारा टूट चुका है, तो मंगलयान 2 की भी शुरुआत कहीं ना कहीं हो जाएगी। 2024 तक इसको डेवलप करने की प्लान कर रहे हैं। और इस साल आपको ध्यान देना है, आदित्य L1 लॉन्च होगा, चंद्रयान लॉन्च होगा 2023 में। और इसके अलावा हमारा एक और एस्ट्रोसैट एक्चुअली 2, एस्ट्रोसैट 2, इसके ऊपर अभी काम चल रहा है, टू बी डिसाइडेड, क्योंकि एस्ट्रोसैट 1 2015 में हम लोगों ने लॉन्च किया था। एस्ट्रोसैट 1 का फॉलोअप मिशन हम लोग कह सकते हैं आदित्य L1। एस्ट्रोसैट एक एस्ट्रोनॉमिकल या फिर एस्ट्रोनॉमी स्टडी करने के लिए पहला मिशन था हमारा, आदित्य L1 हमारा दूसरा मिशन है किसी एस्ट्रोनॉमी बेस्ड स्टडी करने के लिए, सन की स्टडी हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा एस्ट्रोसैट 2 जल्दी शायद तैयारी हो सकती है इसके ऊपर भी, तो ध्यान रखना है, ठीक है, राइट। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, हमारे कुछ प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव्स भी हो रहे हैं, क्योंकि पिछले 5-6 सालों से सरकार चाहती है कि धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो जाए। और मैं चाहता हूं कि प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से कुछ चीजें आप ध्यान रखें। NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये इसरो का प्राइवेट आर्म है, इसरो का प्राइवेट आर्म है। और ये जो प्राइवेट लॉन्चेस होते हैं, हाल ही में SSLV इन्होंने डेवलप किया हुआ है, तो 2019 में सेटअप किया था, 2020 से इसकी ऑपरेशन शुरू हो चुकी है। इसके अलावा हम लोगों ने इनस्पेस भी बनाया है, इनस्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इनस्पेस होगा
सिंगल विंडो सेंटर, सिंगल विंडो सेंटर, यानी कि अगर मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, इन स्पेस में जाएंगे, जल्दी से जल्दी ऑथराइजेशन वगैरह मिले, इस चीज के लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर सेटअप है। इसके अलावा जो स्पेस रिलेटेड जो मैं कहूंगा प्रेशर ग्रुप बना है वो है इस्पा। अब इसको हम लोग कह सकते हैं स्पेस बेस्ड या फिर स्पेस रिलेटेड प्रेशर ग्रुप, ठीक है, इसको नोट करना है। इस्पा का मतलब है इंडियन स्पेस एसोसिएशन। इंडियन स्पेस एसोसिएशन में इसको मैं प्रेशर ग्रुप क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है, प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट के जो प्लेयर्स हैं जो भी स्पेस से कनेक्टेड है, जैसे कि एयरटेल हो गया, आपका अग्निकुल हो गया, स्काई रूट हो गया, इन सभी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इस्पा के अंदर शामिल है। और ये सरकार को कंटिन्यूसली एडवाइस करते रहेंगे कि स्पेस रिलेटेड पॉलिसी किस तरह से इवॉल्व होनी चाहिए, स्पेस रिलेटेड पॉलिसी किस तरह से डेवलप होनी चाहिए, ठीक है, राइट। अब इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव्स के अलावा हमारा भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है, शुरू हो चुका है, जिसको हम लोगों ने सेटअप किया है देवस्थल ऑब्जर्वेटरी पे। देवस्थल ऑब्जर्वेटरी आता कहां है, देवस्थल ऑब्जर्वेटरी आता है नैनीताल उत्तराखंड में। इसको ध्यान रखना है, कभी कभार फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आ सकती है। देवस्थल जो ऑब्जर्वेटरी है, इट इज एट द आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस। तो आपको ध्यान रखना है एरिस, ARIES, एरिस कहां आता है, देवस्थल, देवस्थल नैनीताल में, ठीक है। अब यहां पे हम लोगों ने पहला हमारा एक लिक्विड मिरर टेलीस्कोप हम लोगों ने डेवलप किया, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ठीक है। देखिए नॉर्मली जब भी टेलीस्कोप का मतलब क्या है, अलग अलग लेंसेस, अलग अलग मिरर्स इस्तेमाल करके हम लोग इमेजेस देख सकते हैं बहुत दूर की, है ना। तो इन जनरल जो कन्वेंशनल टेलीस्कोप होते हैं वहां पे हम लोग स्टैंडर्ड मिरर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पे हम लोग लिक्विड मिरर इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड मिरर, ठीक है। तो ये जो हमारा लिक्विड मिरर सेटअप हम लोगों ने इंस्टॉल किया है, ये लार्जेस्ट इन एशिया है, ठीक है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इन उत्तराखंड, इन नैनीताल। आपके दिमाग में सवाल होगा सर ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का फायदा क्या होगा। देखिए कन्वेंशनल टेलीस्कोप जो होते हैं, कन्वेंशनल टेलीस्कोप आपको क्या कर सकते हैं, किसी एक जगह पे किसी भी सेलेस्टियल सोर्स की तरफ पॉइंट करेंगे और उसको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन लिक्विड मिरर का क्या है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का फायदा क्या होता है कि ये स्टेशनरी टेलीस्कोप होते हैं और आपको किसी भी जगह पे, यानी कि लंबे समय के लिए मैं कह सकता हूँ इवन रात में भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं, 24 आवर्स हम लोग बेसिकली स्टडी कर सकते हैं। लिक्विड मिरर यानी कि लिक्विड जो मेटल होता है, जैसे मर्क्यूरी होता है ना, उस तरह का मेटल हम लोग इस्तेमाल करेंगे ताकि इमेज स्ट्रेट अप जो भी स्काई की इमेजेस रहेंगी, सेलेस्टियल इमेजेस रहेंगी, हम लोग उसको स्टडी कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, एक लिक्विड मिरर टेलीस्कोप सर्वे कर सकता है, कैप्चर कर सकता है सारे के सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये उसका एक बहुत बड़ा फायदा होगा, यानी कि लंबे समय के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और समझ लीजिए ये ऐसा है कि बेसिकली 24 घंटे मैं स्ट्रेट अप देख रहा हूं, मेरा टेलीस्कोप 24 घंटे स्ट्रेट अप देख रहा है, क्योंकि धरती घूम रही है, सब कुछ मूव हो रहा है, तो वी कैन स्लोली एंड स्टडीली ऑब्जर्व अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, है ना, दैट इज द एडवांटेज। इसके अलावा एक और चीज है, राइट, हमारा जो संपूर्णानंद ऑप्टिकल टेलीस्कोप है उसको 50 साल हो चुके, संपूर्णानंद ऑप्टिकल टेलीस्कोप। तो आपको ध्यान रखना है संपूर्णानंद ऑप्टिकल टेलीस्कोप इंडिया का है और इसके साथ हमारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है, एक कैमरा है, एक पोलारीमीटर, एक फोटोमीटर है। ये ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोगों ने भेजा है संपूर्णानंद ऑप्टिकल टेलीस्कोप। और पिछले कुछ दिनों में संपूर्णानंद ऑप्टिकल टेलीस्कोप ने डिस्कवर किया हुआ है, डिटेक्ट किया हुआ है गामा रे बर्स्ट को भी, ठीक है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इसने डिस्कवरीज की हुई है, रिंग्स है, यूरेनस के रिंग्स है, सैटर्न के, नेपच्यून के रिंग्स है, गामा रे बर्स्ट को भी इसने डिटेक्ट किया हुआ है। 50 साल से ये हमें कंटिन्यूसली डेटा दे रहा है, संपूर्णानंद ऑप्टिकल टेलीस्कोप, ध्यान रखना, ठीक है, राइट। इसके अलावा एक और छोटा सा टॉपिक है स्पेस डेब्री का। हम क्वाइट श्योर आप सभी ने इसके बारे में देखा हो। स्पेस डेब्री का मतलब है स्पेस का कूड़ा, स्पेस का जंक मतलब जो भी सैटेलाइट्स हम लोग भेज रहे हैं, जब सैटेलाइट्स काम नहीं कर रहे हैं, फंक्शनल नहीं है, तो स्पेस का कूड़ा बन गया। अगर कोई लॉन्च व्हीकल है, उसका कोई अपर स्टेज है, अपर स्टेज क्या बन जाएगा, अपर स्टेज फिर से वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो इससे जुड़ा हुआ एक टर्म है, मैं चाहता हूं कि आप इस टर्म को याद रखें, जिसका नाम है केस्लर सिंड्रोम। अब एक साइंटिस्ट था नासा का, डोनाल्ड केस्लर करके। डोनाल्ड केस्लर ने क्या कहा
कि अर्थ के अराउंड, स्पेशली जो हमारे लो अर्थ ऑर्बिट है, लो अर्थ ऑर्बिट में हमारे इतने सारे सैटेलाइट्स लॉन्च हो चुके हैं, इतने सारे सैटेलाइट्स। इनफैक्ट अगर आप डेटा देखोगे यहाँ पे कि हमारे सबसे ज्यादा एक्टिव जो सैटेलाइट्स है वो लो अर्थ ऑर्बिट में 600 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर के बीच में आपको मिलते हैं। और आप जानते हैं कि किसी भी सैटेलाइट का लाइफ टाइम कम होता है, राइट। 20 साल, अगर 25 साल भी आप लाइफ टाइम पकड़ लें, उससे भी कम ही होता है, बट हायर साइड में मैं बता रहा हूँ कि जब उसकी लाइफ टाइम खत्म होगी तो फिर भी वो ऑर्बिट तो कर ही रहा है बहुत तेजी से। और आप जानते हो कि हाई स्पीड में ऑर्बिट करता है, जितना धरती के पास होगा उतना तेजी से उसको घूमना पड़ेगा, है ना। तो इतने हाई स्पीड में समझ लीजिए, अगर एक सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट से जाकर टकरा गया, तो डोनाल्ड केस्लर ने बताया कि एक सिनारियो आएगा कि हमारे लो अर्थ ऑर्बिट में इतने ज्यादा सैटेलाइट्स हो जाएंगे, इतना ज्यादा कूड़ा हो जाएगा कि अगर एक चीज दूसरे चीज से टकराएगी तो ये चीज तो तहस नहस हो गई, लेकिन ये जब तहस नहस हो जाएगी तो इसके बहुत सारे टुकड़े बन गए, अब ये टुकड़े भी कंटिन्यूअसली घूम रहे और ये टुकड़े एक सेल्फ सस्टेनिंग कॉलिजन रिएक्शन में लग जाएंगे। यानी कि एक सैटेलाइट ने दूसरे सैटेलाइट को तोड़ा, इसके जो चिथड़े हुए वो चिथड़े भी घूम रहे हैं बहुत ही हाई स्पीड पे, इन्होंने जाके दूसरे से टकराया और कंटिन्यूअसली अर्थ के ऑर्बिट के इर्द गिर्द इतना सारा कॉलिजन हुआ कि हमारे सारे के सारे सैटेलाइट्स ठप हो गए। तो इमेजिन कीजिएगा ये सिनेरियो। दिस इज कॉल्ड एज केस्लर सिंड्रोम। तो एक सिंपल सा एमसीक्यू बन सकता है, केस्लर सिंड्रोम क्या है, या फिर केस्लर सिंड्रोम किस चीज से जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। इट इज कनेक्टेड टू स्पेस डेब्री, सेल्फ सस्टेनिंग कॉलिजन रिएक्शन हो जाएगा। यानी कि एक चीज जब टकराएगी तो उससे और भी चीजें बनेंगी और कंटिन्यूअसली टकराने का एक सेल्फ सस्टेनिंग कॉलिजन शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से सारे के सारे सैटेलाइट, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो हमारे लो अर्थ ऑर्बिट हो, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में हो, वहां पे काफी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी तक हुआ नहीं है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, डोनाल्ड जे केस्लर ने दिया था, इसलिए केस्लर सिंड्रोम इसको कहते हैं। इट्स अ प्रॉब्लम कनेक्टेड विथ स्पेस डेब्री, ठीक है, राइट। तो एक काम करते हैं, आज का डिस्कशन यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले डिस्कशन में हम लोग बात करेंगे नासा की, चाइना की स्पेस एजेंसी की, दूसरे स्पेस एजेंसीज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस के बारे में बात करते हैं, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी @Rahul Sai 222। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।